IS1 presentation of financial तो मसला है उसमें, क्या मसला? ठीक है, चले कर देंगे। अभी तो इसका फॉर्मेट लिखवा दूं, टाइम वर्क किया तो भी कर लेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, IS1। अच्छा, ये तो आपको अब पता भी है कि इस टॉपिक में हमारे 20 नंबर छुपे हुए हैं। IS1 और ASNPO, ये दो चैप्टर हैं, दोनों ही फाइनल अकाउंट के हैं। अब दो तरह से सवाल पूछा जाने के चांसेस हैं। दोनों टॉपिक से सवाल दे दिया जाए, फिर छोटे छोटे दो सवाल आ जाए, और किसी एक ही क्वेश्चन या चैप्टर से सवाल आ जाए 20 नंबर का पूरा पूरा। दोनों में से आएगा तो 25 से 30 नंबर, और एक में से आएगा तो 20 नंबर, और 5-6 नंबर वो जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, वहां से आ जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनपीओ, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। अंग्रेजी का प्रॉब्लम है, वो अंग्रेजी का प्रॉब्लम किस तरह से हो सकता है? वो कहते जी रेंट पे किया अगले 3 सालों का। अब हमने करंट ईयर में रेंट एक्सपेंस कितना लिखना है, और प्रीपेड में करंट लायबिलिटी एसेट में कितना लिखना है, और नॉन करंट में कितना लिखना है, ये प्रॉब्लम्स है। अदरवाइज आपका पीआरसी का जो फाइनल अकाउंट है वो इससे ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आपको पीआरसी का फाइनल अकाउंट याद है या पढ़ लिया हुआ है, फिर तो इसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर वो परेशानी जो वहां पर नहीं झीली, यहां झील लें। अब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कैसे करना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वही पुरानी है। नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये मेन हमने ये दो कवर करने हैं, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट हम कवर कर चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ, चौथी स्टेटमेंट भी कवर कर चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, पांचवी स्टेटमेंट भी कवर कर चुके हैं। जो आपको नहीं आता, नोट्स टू द अकाउंट्स। ठीक होगी बात? अच्छा, ये पहले भी मैं आपको कह चुका हूं कि अगर किसी को ना सिलेबस की टेंशन है ना, तो उसके लिए भी फार्मूला है। और सिलेबस की टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेनी आपने, जब मर्जी खत्म हो, जैसे हो। मेन आप अपने चैप्टर तैयार करें, सिलेबस से ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेबस खत्म हो जाए, कुछ आता ही ना हो, तो हमें सिलेबस खत्म करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको प्रॉपर आना चाहिए। इसलिए कोशिश मैं करूंगा कि जल्दी, बट 31 जुलाई तक हमारा सिलेबस चलेगा। ठीक है, तो 31 जुलाई तक हमारा सिलेबस 100% कंप्लीट, वो तो पहले हो जाएगा, बट जो कुछ मैंने रिवीजन प्लान की हुई है ना, तो वो 31 जुलाई तक चला जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद जैसे ये 4 टॉपिक तो मैं कभी भी रिवाइज नहीं करवा सकता जो अब हो गए हैं। ये अभी कुछ हो सकता है इनके साथ, जैसे टेस्ट डिस्कस हो जाएंगे, उसके जो टेस्ट आपके होंगे वो टेस्ट डिस्कस हो जाएंगे। अब आपके तकरीबन इसके दोबारा पहला कितने टेस्ट होंगे? मंडे को रेशियो का होगा, अगला टेस्ट आपका कैश फ्लो का होगा, उससे अगला टेस्ट होगा आपका IS8 और इक्विटी का, ये जो आपको स्केड्यूल मिलेगा। और उसके बाद तीनों चैप्टर का फिर टेस्ट होगा, चारों का इकट्ठा। मतलब एक एक सिंगल टेस्ट अलग अलग चैप्टर का हो जाएगा, और फिर कंबाइंड आपका इसका चारों टॉपिक्स का हो जाएगा। फाइनल अकाउंट का आपका टेस्ट नहीं होना, याद रखें, वो रोजाना ही टेस्ट होगा आपका। मतलब जो सवाल आपको घर से दिया जाएगा, आपने 2 दिन बाद खुद से करना है, घर से सवाल सॉल्यूशन देकर नहीं आना, हल करना है, यहां पर आकर डिस्कस करना है। तो वो रोजाना का टेस्ट रोजाना डिस्कस हो जाए। ठीक है, अब ये 2-4 दिन लगा के ये हमारा एंड तक 31 जुलाई तक चलता रहेगा, और हम अपने नॉन करंट एसेट वाली साइड पे चले जाएंगे। मेरी कोशिश है नॉन करंट एसेट शुरू करने से पहले आपके जो पिछले टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाए।
ताकि जब हम नॉन करंट एसेट पे जाएं तो आप पिछले टॉपिक टेस्ट के लिए ना तैयार कर रहे हो, टेस्ट हमारे हो जाए तब तक मैं आपको फाइनल अकाउंट और एनपीओ पढ़ाता हूं। जैसे ही वो पिछले चारों टेस्ट हो जाएंगे फिर हम उसको छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे नॉन करंट एसेट पे, और साथ अपना ये तो चलता रहेगा, और नॉन करंट एसेट का जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेस्ट होता जाएगा। मतलब रिवीजन में हमें 2 या 3 दिन लगेंगे मैक्सिमम हर टॉपिक पे, 2-3 दिन से ज्यादा हम लगा ही नहीं सकते। और जो टॉपिक एक IAS 41 रहता है वो है ही 2-3 दिन का, तो बजाते खुद ही कितना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और वो 2-3 दिन से ज्यादा टाइम का नहीं है जी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो, इक्विटी और नोट्स टू द अकाउंट्स। हमने मेन ये प्रेजेंटेशन के टॉपिक है, बहुत सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है, नोट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें इसलिए लिखी हुई है कि वो हमने अप्लाई करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त। जैसे कहता है कुछ चीजें आप नेट करके लिख सकते हो, जैसे सेल और शेयर रिटर्न है, सेल, शेयर रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, ये तीनों नेट करके आप एक ही अमाउंट लिख सकते हो। कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सब कुछ प्लस करके बैक एंड पे वर्किंग में नेट करके आप एक ही लाइन में लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल। जरूरी नहीं है कि आप ओपनिंग स्टॉक भी उधर लिखें, क्लोजिंग स्टॉक भी उधर लिखें, परचेज भी उधर लिखें। तो कुछ अलाउ है फ्रंट लाइन पे वर्किंग करना और कुछ अलाउ है बैक एंड पे वर्किंग करना। एक होता है फेस ऑफ द इक्वेशन स्टेटमेंट और एक होता है वर्किंग। कुछ चीजें स्टैंडर्ड कहता है कि हर हाल में फेस पे लिखनी है, जैसे नेट सेल्स है, वो हम वर्किंग में नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट लिख दें, नहीं, अलाउ नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल सारी वर्किंग अलाउ है लेकिन उसकी अमाउंट फेस पे लिखनी है टोटल। इसी तरह से सेलिंग एडमिन एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट सेपरेट लिखना जरूरी है। अब सेलिंग और एडमिन इकट्ठा कर सकते हो, फाइनेंस कॉस्ट को किसी के साथ इकट्ठा नहीं कर सकते, उसको सेपरेट ही लिखना पड़ेगा। टैक्स को सेपरेट ही लिखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं लिख सकते कि फाइनेंस कॉस्ट प्लस टैक्स इज इक्वल टू ये एक्सपेंस आ गया। तो कुछ प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें जरूरी हैं, बाकी ऑप्शनल है, लिख दो ठीक है, नहीं लिखो तो वर्किंग करके लिखो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही पुरानी बात, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, अब चाहो तो एक सिंगल लाइन पे चलाते हैं, 2 लाइन नहीं लगे थे। सबसे पहले आप लिखना रेवेन्यू या सेल, और आगे लिख देना वर्किंग नंबर 1, रेवेन्यू या सेल्स, और आगे लिख देंगे वर्किंग नंबर 1। वर्किंग में क्या करेंगे, जाकर यहां पर अगले पेज के ऊपर हमारी वर्किंग चल रही होगी, वर्किंग नंबर 1 ऊपर आप लिखोगे सेल्स, ठीक है। गिवन कितनी है सेल्स हमें वो लिख लेंगे, माइनस कर देंगे शेयर रिटर्न, माइनस कर देंगे डिस्काउंट अलाउड, और उसके बाद अगर कोई और एडजस्टमेंट बताई होगी तो वो एडजस्टमेंट प्लस माइनस करेंगे, तो ये हमारी होंगी नेट सेल्स। मतलब फेस पे आपने सिर्फ सेल्स लिख देना है और आगे लिख देना है अगर आपको सेल्स की सेग्रीगेशन चाहिए तो जाकर वर्किंग नंबर 1 देख लो, तो वहां लिखा होगा सेल, सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, और साथ और भी कुछ लिखा हुआ मिल सकता है कि अगर कोई गलत सेल लिखी है तो उसकी एडजस्टमेंट। ओके होगी बात। उसके बाद लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल, और यहां पर लिखेंगे वर्किंग नंबर 2। अब यहां पर आ जाएंगे वर्किंग नंबर 2 कैसी होगी, हेडिंग क्या दे देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल। नजर नहीं आ रहा, ठीक।
हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक, सीट चेंज कर दो इस साइड पे, ओपनिंग स्टॉक इसमें ऐड कर देंगे, परचेजेस लेस कर देंगे, बल्कि पहले ऐड करने वाली चीजें लिख लें, कैरेज इन, और क्या ऐड होता है? इंश्योरेंस इन नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, मतलब जो जो कुछ ऐड कर सकते हैं वो करेंगे, लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, लेस कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, और लेस कर देंगे क्लोजिंग, और इसमें जो एडजस्टमेंट होने वाली होगी एडजस्टमेंट करके हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए। क्या करना है हमने जी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है, बाकी ऑप्शनल है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। मेन तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यही है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डन। नेक्स्ट, वहां वर्किंग नंबर 2 करके आएंगे और यहां पर आकर अपनी वैल्यू लिख देंगे। अब हमारे पास जो आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद हमने लेस करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अगर आपने हेडिंग लिखनी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, रिक्वायरमेंट है। हाँ, आप जैसे कॉस्ट ऑफ सेल है ना, वो आप सारी एक्सपैंड करके लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन है। हम क्यों ऐसा करते हैं? बेसिकली हमने वर्किंग करनी होती है बाद में। अगर सब कुछ फेस पे लिखेंगे ना तो कभी पेज की एस्टिमेशन नहीं सही रहती, कि हमें ऐसा लगता है कि पेज कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। तो ये इसमें सबसे आसान तरीका होता है कि काफी सारी चीजें लिख दें, वर्किंग से ले लें, और बाकी आपका एक पेज हो जाएगा एसओसीआई का और एक पेज हो जाएगा एसओएफपी का। बाकी अगर कुछ चाहिए वर्किंग करके लिख देंगे। हाँ जी, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, आपके पास पहले क्या आएगा? पीबीटी। क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट से पहले वाले को। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हेडिंग बनानी है ना, क्योंकि पीआरसी में करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पीआरसी के अंदर वो खुद ऑप्शन देता है कि भाई ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉलम भी फिल करके जाओ। यहां पर तो अपनी मर्जी है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अलग से हेडिंग देने की जरूरत खत्म। देनी है तो दे दो, गलत नहीं होगा। फिर क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर फाइनेंस कॉस्ट, और फिर आगे चले। अच्छा, अगर अदर इनकम आ जाए, वो भी आ जाएगी, अदर इनकम भी यहां पर ही आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले। बल्कि आपने तो लिख लिया होगा, आप ऐसा करना है कि दरमियान में कहीं छोटा छोटा करके लिख लो, ऐड अदर इनकम। मोस्टली अदर इनकम आती नहीं, इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट
बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आ जाएगा टैक्स फॉर द ईयर। टैक्स पेड आएगा या फॉर द ईयर आएगा? अब वर्किंग सारी कैश फ्लो वाली होनी है, बस वहां पर कैश वाला चीजें आती थी, अब क्या आ जाएंगी? पेमेंट वाली चीजें, सॉरी फॉर द ईयर। टैक्स एक्सपेंस हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको नेट प्रॉफिट भी कह सकते हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या खत्म हो गया एसोसिएट? ऐड ऐड करेंगे अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम हमारे सिलेबस में है ही एक सबसे बड़ा फायदा। आगे जाकर पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, करेंसी का एक्सचेंज है, वो भी ओसीआई में जाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ ये देखना है कि हमने यहां पर सिर्फ वो लिखना है जो फॉर द ईयर हो। कौन सा लिखना है? फॉर द ईयर, क्योंकि ऊपर आप लिख चुके हो फॉर द ईयर। अगर आपका कोई पुराना सरप्लस या लॉस पड़ा हुआ है, हमने उसका नहीं देखना। उस साल की एंट्री के अंदर अगर सरप्लस आ रहा है या ओसीआई लिखते हो, तो जहां जहां ओसीआई लिखते हैं वो यहां पर आएगी। जिस जगह आप ओसीआई लिखते हो तो वो सारी अमाउंट यहां पर आएगी। तो हमारे सिलेबस में तो है ही रीवैल्यूएशन। इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या बनेगा? नेट कंप्रीहेंसिव इनकम या टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम या नेट कंप्रीहेंसिव इनकम, जो मर्जी लिख लो। सॉरी, पीपीई। माशाल्लाह, गुड, सही जा रहा था। तो सरप्लस लिख तो दिया है, और क्या लिखवाना चाहता है? हैं? हाँ, तो दूसरा पीपी में ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन सेलिंग एडमिन एक्सपेंस में होती है। एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास होती है? ओसीआई टू रिटेनर ने, ओसीआई टू रिटेनर, ठीक है। ओसीआई डेबिट हो रहा है, या माइनस हो जाएगा और रिटेनर में चला जाएगा। ठीक, हमने पीपीई कहा था। चलें जी, सिंपल सी बात है। काम क्या करना है? अगर फॉर द ईयर, सबसे आसान काम, अगर आप कभी भूलने भी लगोगे एसपीएल में क्या आएगा? फॉर द ईयर। एंट्री पास करो, पता चल जाएगा इनकम है या एक्सपेंस। एंट्री पास करेंगे, एक जहां जहां इफेक्ट जा रहा होगा रिकॉर्ड करते हैं। ट्रायल बैलेंस में तो गिवन ही होगा ना सब कुछ। अच्छा, ट्रायल बैलेंस वाली चीज यहां पर फॉर द ईयर के अंदर कम आती है, इनकम और वो यहां पर सिर्फ इनकम और एक्सपेंस आता है बस। नेक्स्ट, एसओएफपी का थोड़ा सा चेंज करेंगे, नाम आ जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसका नाम है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम या नेट कंप्रीहेंसिव इनकम, जो मर्जी लिख लें। नेट कंप्रीहेंसिव इनकम या टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छा एफ बड़ा होना चाहिए क्योंकि आप लोग ये इस चीज का ध्यान कम रखते हो, और पी भी बड़ा होना चाहिए। स्टेटमेंट का एस बड़ा, फाइनेंशियल का एफ बड़ा, और पोजीशन का पी बड़ा होना चाहिए। फॉर द ईयर एंडेड एज एट, आपका तो तकरीबन या तो जून का टाइम आएगा 30 जून 2026,
आपका सारे सवालों में या जून 26 होगा या मार्च दिसंबर 25 होगा, यही साल के एंड होंगे, क्योंकि आई कैप ना रीसेंट ईयर एंड ले रहा होता है। तो या तो आपका अगस्त में पेपर है ना, तो जून 26 या 25 दिसंबर 25। ये लिखवाऊंगा, अब भी लिखवाऊंगा जी। नेक्स्ट आ जाए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसेट्स। और एसेट में कौन से लिखेंगे, हाँ जी, यहां पर दो तरीके, या तो हर एसेट यहां पर लिख दो या उनकी फैमिली के नाम से लिख दो, या हर किसी का अपना अपना नाम या फिर उसकी फैमिली का नाम। ये फैमिली क्या है, जैसे पीपीई, सारे पीपीई प्लस करके एक ही दफा लिख दो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट, अब तो हमारे सिलेबस में खत्म हो गया पन्ना, वो भी था। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्किंग नंबर 1। अब क्या करेंगे, वर्किंग में जाएंगे, जितने आपके पास पड़े होंगे नाम के साथ वर्किंग 1 तो ना जो भी होगी लिखवा देता हूं वर्किंग। आपने करना ये है, वर्किंग कर लेनी है, यहां पर जो भी नाम होगा और यहां पर लिखना है पीपीई। तरीकाकार क्या होगा, सपोज दैट आपके पास एक व्हीकल पड़ा हुआ है, आपके पास एक फर्नीचर पड़ा हुआ है, दो ही है। आपने सिंपल ये देखना है, ये तो हमारे पास इसे क्या बोलेंगे, ब्रॉड ऑन। अगर एडिशन आया तो वो ऐड कर देंगे, डिस्पोजल है तो माइनस कर देंगे, ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। एडिशन डिस्पोज मतलब साल के शुरू में कोई पड़े हैं, खरीदे हैं, बेचे हैं, सब आ जाएंगे। फिर हम इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेंगे और इन सब में से लेस कर देंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन सब का टोटल करके इन सब की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू। ये अमाउंट यहां पर ट्रांसफर कर देंगे प्लस करके। क्या करेंगे, सारे नॉन करंट एसेट लेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन लेकर पिछली ऐड करके माइनस कर देंगे और जो बुक वैल्यू बचेगी वो जाकर यहां पर लिख देंगे, वर्किंग का रेफरेंस देंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये कौन से वाली है भला, और ये कौन से वाली है, आईएस। अच्छा, ये नहीं लिखने, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आईएस 16 और आईएस 14 नहीं लिखना। उसके बाद अगर कोई आपके पास वर्क इन प्रोसेस है, सीविप कैपिटल वर्क इन वो लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन के अंदर गुडविल पड़ी हुई है वो लिख लेंगे। अगर आपके पास कोई इनटेंजिबल एसेट कोई और पड़ा हुआ है, पेटेंट राइट, पेटेंट राइट। उसके बाद और कोई नॉन करंट एसेट है दिमाग में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मेन पीपीई है, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सीवेप है, गुडविल कभी एक दफा आया हुआ है, पेटेंट राइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे हमारे नॉन करंट एसेट है। डेप्रिसिएशन कितना ही है, हाँ जी। उसके बाद हेडिंग कौन सी बन रही है भला, नॉन करंट खत्म हो गए, करंट। जी सबसे पहले क्या आना चाहिए,
फिर उसके बाद प्रीपेड एंड अदर रिसीवेबल। प्रीपेड एंड अदर रिसीवेबल और कौन सा है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। चार चीजें ओके करनी है, स्टॉक, रिसीवेबल, कैश और बैंक। बाकी जो भी एसेट है प्रीपेड एंड अदर रिसीवेबल में लिख दें। दोबारा सुने, किसको ओके करना है? स्टॉक, रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, कैश और बैंक, ये अलग ही लिखने हैं। हाँ, कैश एंड बैंक को भी इकट्ठा लिख सकते हो, बट बाकी जितने आपको लगे ये करंट एसेट है वो किस हेड में लिखते जाएंगे? प्रीपेड एंड अदर। आपकी इनकम रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कोई और एसेट क्रिएट हो जाता है, वो सारे के सारे प्रीपेमेंट एंड अदर। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड सैलरी, सबके अलग अलग हेड नहीं बनाएंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो तो अलग से लिखना पड़ेगा। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एडजस्टमेंट होनी है। हाँ, वर्किंग तो जिसको भी आपने प्लस करके लिखना है ना, वो वर्किंग का रेफरेंस देके लिखना है। ये आपके पास टोटल एसेट आ जाएगा, ऊपर करंट और नॉन करंट एसेट को प्लस कर देंगे, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। ये हमारे एसेट पूरे हो गए। उसके बाद लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले क्या आएगा? इक्विटी। इक्विटी में क्या आएगा? इक्विटी के सारे हेड जो होगा, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, रिवर्स सरप्लस, वो सब, और सब के जो हम एंड पे बैलेंस नहीं निकालते उनको प्लस करके हमारा इक्विटी बनेगा। और अगर आपसे कोई बंदा चाहता है कि हम इसकी भी वर्किंग कर ले, तो साइड पे जाकर उसका फॉर्मेट बना लेना। मतलब वो सारे कॉलम आएंगे, यानी अगर आपने सारा कुछ इधर ही लिखना है ना, तो शेयर कैपिटल आएगा, लेकिन सब कुछ नहीं गिवन होता क्वेश्चन के अंदर। शेयर प्रीमियम आएगा, रिटेन अर्निंग आएगा, ये सबसे ज्यादा ये आते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, जर्नल रिजर्व। मतलब शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम ऐसे तो इतनी ज्यादा वर्किंग करवाता नहीं है, बट वो फाइनल अकाउंट के सवाल के अंदर ही स्टेटमेंट चेंज एंड इक्विटी पूछ सकता है। उसने ओपनिंग शेयर कैपिटल बताया होगा, शेयर प्रीमियम सब कुछ बताया होगा, और दो चार एडजस्टमेंट बताई होगी, एडजस्ट करके हम अपना कैरी ऑन फाइंड कर लें। ऐसे इक्विटी बनाते थे ना, यहाँ पर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग। पता ही किसकी बात कर लेता है? यहां पर जो आंसर लिखते हो ना एंड पे, ये सारे, या फिर जहां पर ये टोटल इधर आकर टोटल का टोटल होता है, ये सिर्फ एक अमाउंट लिख दो, या आप अपनी स्टेटमेंट चेंज इक्विटी बना के उसका फाइनल बैलेंस लिख दो जाके, या हर एक का अपना अपना बैलेंस लिख दो बस। उसके बाद आ जाएगा लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ जी, क्या बनेगी नॉन करंट लायबिलिटी? अब बड़े हो जाओ, डिबेंचर, बॉन्ड्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, और बताएं। गवर्नमेंट ग्रांट, वो वाली जो 12 महीनों से ज्यादा वाली होती है, डेफर्ड ग्रांट उसे बोलते हैं। मतलब जो जो आपको लगता है कि ये नॉन करंट लायबिलिटी है, वो सारी की सारी आपने यहां पे लिखी।
वो करंट में आएगा। फिर आप लिखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा जी? करंट लायबिलिटी क्या? अकाउंट पेएबल, accrued and other expense। फिर और क्या आ सकता है? बैंक ओवर ड्राफ्ट, एक और चीज भी आ सकती है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट ग्रांट। फिर शॉर्ट टर्म लोन, ये हमारी लायबिलिटी। आप इक्विटी और लायबिलिटी को प्लस कर लेना तो आपके पास आ जाएगा टोटल इक्विटी एंड, और जी इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए? ओके होगी बात? वो नहीं आना बराबर, टेंशन क्यों लेते? नेक्स्ट, अच्छा इसमें कुछ पुरानी एडजस्टमेंट आपको याद होनी चाहिए। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता था? एक्सपेंस में ऐड करंट लायबिलिटी। प्रीपेड क्या होता था? एक्सपेंस में से माइनस करंट एसेट्स। बैड डेट्स की एक एडजस्टमेंट थी, फाइनेंस कॉस्ट की एक एडजस्टमेंट थी। ये सारी एडजस्टमेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? वैसे तो हम लिख भी लेंगे, पहले लिखने से पहले आप इस